लाहौर का डॉन बनने के चक्कर में बेशुमार नौजवान कत्ल हो चुके हैं। मुबीन बट के बारे में जो हम कहानियां सुनते हैं असल है। लाहौर में कम से कम 50 से ज्यादा लोग मुबीन भट्ट के लिए एज ए शूटर काम कर रहे थे। एक एसएसपी लाहौर, उन्होंने एक ऐसा गलत मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी वजह से गैंग वॉर बढ़ी। थाना शफीकाबाद में एक सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला पाशा उन अफराद के कहने पर मुबीन भट्ट पर मुकदमा दर्ज करता है। मुबीन भट्ट पूरे लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया, लेकिन किसी भी जगह पर अब्दुल्ला पाशा से ये इंक्वायरी नहीं की गई कि आपने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया। हर बदमाश के पीछे, हर दुश्मनी के पीछे बहुत से पुलिस अफसरान हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। हम जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आम इंसानों की शक्ल में ऐसे ऐसे इंतहाई खतरनाक गैंगस्टर्स पाए जाते हैं शायद जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। टीपू ट्रकावाला पर हमले में मुलव्विस मरकजी किरदार अदा करने वाला ये शूटर मुबीन भट्ट कौन था, इसने कितने लोगों को कत्ल किया, ये गैंगस्टर कैसे बना और इसका अंजाम क्या हुआ, ये सारी कहानी सुनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ मिस्टर शिराज निसार साहब। ये हमें बताएंगे मुबीन भट्ट के बारे में। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जवेरिया, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर कुछ बताएं कि मुबीन भट्ट के बारे में जो हम कहानियां सुनते हैं क्या ये सब असल हैं, ये किस तरह से ये काम करता था? जवेरिया, बिल्कुल वो सारी कहानियां दुरुस्त हैं, लेकिन जो हमारा थीम है, जो हमारी कॉज है कि वही मुबीन भट्ट क्यों मुबीन भट्ट बना। मुबीन भट्ट की बात शफीकाबाद, मालीपुरा, अमीन पार्क और क्रीम पार्क, क्रीम पार्क, यस। ये 3 इलाकों में वो 3 किराए के घरों में रहा। और उनके हालात ये थे कि वालदा और बहनें वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम थी। अच्छा। अब डिस्कस किया जाता है कि जी शूटर जिसके पास 60 शूटर थे वो इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ। अच्छा। हम किसी भी स्टोरी में किसी भी जराइम पेशा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, जिस बिल्कुल तरह नहीं। आपने भी पढ़ा होगा, एक वो कहानी में था कि क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एग्जैक्टली। ऑफ हिज क्राइम आफ्टर ऑल। लेकिन उनके जराइम पेशा बनने में जो किरदार शामिल रहे, क्या कभी उनको भी सजा मिली? और जो आपने सवाल किया कि मुबीन भट्ट, उसकी जो कहानियां सुनी वो किस हद तक दुरुस्त हैं। मुबीन भट्ट शफीकाबाद क्रीम पार्क का रहायशी था। अच्छा। और वो अपनी वालदा के साथ एक फैक्ट्री में जाया करता था। वो मतलब एक आम 4 इंसान था, बिल्कुल हमारे हमारे जैसा। एक बिल्कुल गरीब कह लो, मतवस्त घराने से उसका ताल्लुक था। अच्छा अच्छा। अपनी वालदा के साथ एक फैक्ट्री में काम करता था। फिर उसके बाद वो एक डोरी, प्लास्टिक की डोरी बनाने वाले कारखाने में 4000 रुपए महीना पर वो मुलाजिम हो गया। उसके बाद मुबीन भट्ट जो है वो उर्दू बाजार, पुरानी अनारकली में एक गत्ता बनाने वाले कारखाने में भी काम करता रहा, 6000 रुपए महाना पे। अच्छा। अब मुबीन भट्ट कैसे बना? जो शूटर मुबीन भट्ट जिसे दुनिया जानती है, डॉन बन गया। डॉन बन गया, वो कैसे बना? हम्म। वो इस तरह बना कि मुबीन भट्ट अपने इलाके से गुजरता है और वहां पर कुछ लोग जो है वो खड़े होते हैं। 2 भाई हैं वहां के, मूदा और सूदा। अच्छा। उनके साथ उसका कोई किसी बात पे तनाजा होता है, तो थाना शफीकाबाद में एक सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला पाशा वो उन अफराद के कहने पर मुबीन भट्ट पर मुकदमा दर्ज करता है। झूठा थाना मुकदमा? शफीकाबाद में डकैती का मुकदमा 392 की दफा के तहत वो दर्ज कर लिया जाता है। अच्छा। उसमें अब्दुल्ला पाशा के मुकदमा दर्ज करने के बाद मुबीन भट्ट को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो उस वक्त डकैत नहीं था। उस पे झूठा फेक मुकदमा बनाया। उस पे फेक मुकदमा बनाया गया। अच्छा। और जो बासर अफराद थे उस वक्त उन्होंने बनवाया, जिससे उनकी लड़ाई हुई थी वहाँ। जिनसे लड़ाई नहीं हुई, मामूली तनाजा हुआ। अच्छा। यहाँ पर यह भी है कि जो बासर अफराद हैं वो किसी को अपनी तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं बर्दाश्त करते। नहीं करते। तो यही हुआ। अच्छा। उसके बाद मुबीन भट्ट को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। आज वो सब इंस्पेक्टर जो है वो डीएसपी हो चुके हैं। अच्छा। मुबीन भट्ट जो है वो कब्र में है, गैंगस्टर बन के कब्र में गैंगस्टर पहुंच गया। बना। तो वो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह हुई कि उसकी वालदा ने, जो एक फैक्ट्री में काम करती थी, 60,000 रुपया सूद पर पकड़ा। अच्छा। उसकी जमानत करवाने के लिए। और सूद पर पैसे पकड़ने के बावजूद उनको 6 महीने लग गए उसकी जमानत करवाने के लिए। और ये साबित करते हुए कि मुबीन भट्ट पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो अब्दुल्ला पाशा सब इंस्पेक्टर ने गलत दर्ज किया है। अच्छा। जब मुबीन भट्ट बाहर आता है तो वही सूद वाले उसके घर आते हैं पैसे रोजाना लेने के की लिए। बुनियाद पर।
कि आपने इतना सूद नहीं दिया और 60,000 रुपया भी आपकी तरफ है। और ये कौन से साल की बात है एग्जैक्टली आप बता सकते हैं? ये बिल्कुल कोई 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले, और तब 60,000 की वैल्यू देखें क्या 60,000 होगी। की वैल्यू थी। और मुबीन भट्ट उनको जो सूद के पैसे लेने आते हैं उनसे भी उसका झगड़ा होता है। अच्छा। तो वो उनसे कुछ टाइम लेता है, जो 6,000 रुपये महाना पर काम करता था। सही। जब वो ये देखता है कि मेरी वालदा को और बहनों को गालियां दी जा रही हैं, सूद वाले जो हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, फिर वहां पर रावी रोड के इलाके में वो कई अफराद से उधार पैसे मांगता है जो उसको कोई नहीं देता। ओहो। फिर इसी दौरान वहां पर एक ड्राई क्लीन की दुकान है, अमर पाक, वो बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा। वो वहां पर जाता है और उनसे पैसे मांगता है। हम्म। जब उसको पैसे उधार नहीं मिलते, फिर वो उनसे टैक्स मांगना शुरू कर देता है कि जी आप मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको मैं मार दूंगा। भत्ता। भत्ता Proper. मांगता है उनसे। अच्छा, तो ये उसकी पहली अटेम्प्ट है। सही सही उसके सही। बाद हम्म। वो उसी दुकान पर फायरिंग करता है। सिर्फ सूद वापस करने के लिए उसने भत्ता सूद मांगना शुरू वापस कर दिया। करने के लिए हम्म। वो बंदा उस दुकान पे जाता है हम्म। और वो फायरिंग कर देता है। सही। फायरिंग करने के बाद वो फरार होता है। फिर जो आज तक आपने और बाकी सब लोगों ने कहानियां सुनी हैं, मुबीन भट्ट की वो सारी सच है। ये एक बंदा स्टार्ट था उसके अपनी गैंगस्टर बनने का। वालदा और बहनों को गालियां पड़ने के बाद हम्म। वो सूद के पैसे उतारने के लिए लोगों से उधार मांगता है। हम्म। अब यहाँ बड़ी अहम बात है, सुनने वाली बात है, हम्म। कि जो बंदे उसको 60,000 रुपया उधार नहीं दे रहे, जब उन्होंने देखा कि इसने दुकान पे फायरिंग कर दी है, फिर उन्होंने उसके सर पे हाथ रखना शुरू कर दिया सही। कि ये तो बंदा बड़े काम का है। अच्छा, यहाँ पर उसको लाहौर में इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल जवेरिया, ये हमारा कल्चर बन गया है। अच्छा। यहाँ पर अगर कोई नौजवान फायरिंग करता नजर आता है तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि जेल तक पहुंच जाते हैं छुड़वाने के लिए। छुड़वाने के लिए कि इस बंदे को छुड़वाएं, ये हमारे काम आ सकता है। इसी का नाम शूटर है, जो शूटर बना के इस्तेमाल करते हैं बाद में। मुबीन भट्ट जिसने फायरिंग जब की, उसके बाद एक माजा माली जो शफीकाबाद के इलाके का एक बासर अफराद था, उसकी एक अपनी दुश्मनी थी। मुबीन भट्ट ने फिर काम करना छोड़ दिया। अच्छा। वो जो फैक्ट्री में 6,000 रुपये महाना पे मुलाजिम था, वो छोड़ दिया उसने। फिर उसने उसी बंदे से 60,000 रुपया लिया, फायरिंग भी की। ओह। फिर माजा माली जो शफीकाबाद मालीपुर अगर हैशी था, उसके पास वो जाकर उसके डेरे पे रहना शुरू हो गया। अच्छा। फिर उसी इलाके का एक बड़ा बासर, वो भी शूटर मशहूर था, खालिद चिट्टा। अच्छा। उसने जब देखा ये बिल्कुल यंग है, इसकी तो 20 साल उम्र है, तो ये तो बड़े काम का बंदा है। जो जराइम पेशा होते हैं वो इस तरह के क्रिमिनल को खुद प्रवोक करते हैं, सरप्रस्ती दे देते हैं, सरप्रस्ती करते हैं और उसको इस्तेमाल करके कब्र तक पहुंचाने में उनका अहम रोल होता है। जो खालिद चिट्टा था बेसिकली इसी ने इसको आगे गैंगस्टर बनाया, ऐसा कुछ था। बिल्कुल जवेरिया, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर जो जराइम पेशा लोग हैं, जो बदमाश हैं, उनकी नजर होती है, कभी वो अपने बेटों को आगे नहीं लाते। अच्छा। वो कभी अपने किसी रिश्तेदार को आगे नहीं लाते। वो इस तरह के बच्चों पर नजर रखते हैं, यंग ब्लड को जो यंग ब्लड है और काम भी कर सकता है। कि अगर कोई बंदा फायरिंग कर रहा है तो लाहौर के बदमाश जो है उस पर नजर रखेंगे कि यार इसकी जमानत करवाएं, इसके सर पे हाथ रखें, जो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिसके सामने उसकी माँ बहन को गाली पड़ रही है और वो 60,000 नहीं दे सकता, बाद में वो भत्ता लेकर वो पैसे देता भी है, बल्कि उसको भी, सूद वाले को भी उसने फिर धमका दिया कि अब मैं, अगर तुम मेरे घर आए तो फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अच्छा, सूद भी नहीं दिया और भत्ता भी लेना शुरू कर दिया। सही। और इसमें अब अगर ये सोचा जाए कि जो अब्दुल्ला पाशा साहब ने गलत मुकदमा दर्ज किया, अगर वो ना करते तो शायद वो ऐसा ना करता। खालिद चिट्टा पे आते हैं, उसने उसके सर पे हाथ रख दिया। उसने देखा कि ये मेरी बात मानना शुरू हो गया है। अब उसने मुबीन भट्ट के जरिए जगह लेना शुरू कर दिया, भत्ता लेना शुरू कर दिया, लोगों को फोन करवाने शुरू कर दिए। जब उनको छोटा छोटा भत्ता मिलना शुरू हो गया, 10-20 हजार 50 हजार, वो उनको मिलना शुरू हो गया, फिर उन्होंने लाहौर से बाहर भी वारदातें करवाना शुरू कर दी। अच्छा, सिर्फ अंदरून के अंदर तक वो नहीं थे महदूद, वो फिर सियालकोट तक गए। अच्छा। सियालकोट से भी उन्होंने भत्ता लिया। उसके बाद खालिद चिट्टा ने जब ये देखा कि ये तो बड़े ही काम का बंदा है, मुबीन भट्ट ने अपने साथ और भी इसी तरह के बेरोजगार लड़के जोड़ने शुरू कर दिए। अच्छा। जो 5, 6, 7, 8 हजार रुपए में महाना मुलाजिम थे। तो वो सिर्फ पैसों की खातिर इसके साथ पैसों की खातिर उन्हें एक ऐसा चाम नजर आना शुरू हो गया कि मुबीन भट्ट, जिसको चंद माह कबल इसको सूद वाले गालियां दे रहे थे, क्या से क्या बन तो गया, आज वो गाड़ी में फिर रहा है। तो ये एक ऐसा चाम है जो नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है।
अट्रैक्शन, और वो ये देखते हैं कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे। सही। लेकिन उन सबको ये सोचना चाहिए, उनके लिए ये पैगाम भी है कि जो इस तरह के जितने भी लोग हैं, जितना टॉप 10 है, वो आज सारा कब्रों में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। मुबीन भट्ट के बाद उसके जो बाकी साथी मिलते हैं, और ये बड़ी सच्ची बात है कि खालिद चिट्टा ने उनकी सरपरस्ती की। शफीकाबाद के इलाके में दीमा भट्ट, मुदा, सूदा, शानी, मानी, अच्छा। सना गुज्जर, काली, ये सारे एक थाने की हदूद में सारा टॉप 10 जो प्रमाण चढ़ा। इन सब ने मिलकर बहुत सी वारदातें की। फिर अब इसमें एक बड़ी मजे की और अहम बात है कि जो इस तरह के गैंगस्टर होते हैं, वो उनका फिर ये माइंड बन जाता है कि अब लाहौर में मेरा नाम हो। अच्छा, कि मैं नंबर 1 गैंगस्टर हूँ। मैं नंबर 1 कहलाऊं और बाकी ये पीछे। सब हों कि जी ये उसके साथी हैं। सही। जैसे जो टॉप 10 था वो सारे वारदातें करते थे। मुबीन भट्ट ने भी यही सोचा कि नंबर 1 कि बन मैं जाऊं। नंबर 1 बन जाऊं। अच्छा। उसके बाद खालिद चिट्टा जो था वो ये चाहता था कि मुबीन भट्ट नंबर 1 बने, लेकिन सबको ये पता हो कि ये खालिद चिट्टे का शूटर है। अच्छा, कि अभी भी वो चाहता था कि वो एक सरपरस्त के तौर पर रहे। सरपरस्त के तौर पर रहे, सही। और वो रहा। अच्छा। फिर उन्होंने एक नई प्लानिंग की। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि क्यों ऐसे जराइम पेशा बनते हैं। जिस तरह पहले मैंने अब्दुल्ला पाशा का जिक्र किया, अब आगे चल के एक एसएसपी लाहौर का जिक्र आएगा। अच्छा। कि उन्होंने एक ऐसा गलत मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी वजह से गैंग वॉर बढ़ी लाहौर में। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो इस तरह होता है कि खालिद चिट्टा ये प्लान करता है कि टीपू ट्रका वाले पर फायरिंग की जाए, और उसकी मुखबरी मिलती है कि वो ऐवान अदल में एक तारीख पर पेश होने के लिए जा रहा है। टीपू ट्रका वाला इटसेल्फ जो उस वक्त बहुत बड़ा गैंगस्टर था। टीपू ट्रका वाला वो एक ट्रांसपोर्टर था। उसका बाप पहले कत्ल हो चुका था, बिल्ला पहलवान, बल्कि उसका दादा नथू पहलवान वो भी कत्ल हो चुका था। और तो इनकी तो वो चलती आ रही है कि हर बेटे को कत्ल कर दिया जाता है। जो वो ट्रांसपोर्टर था बहुत बड़ा, और उसके साथ और भी बहुत से लोग कहते हैं कि और भी बड़े काम थे। कोई ये कहता है कि वो मंशियात फरोशी भी करता था, जुआ भी करवाता था, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं है। वो कोई लुक छुप के करता था, वो एक अलग बात है। अच्छा जी, टीपू ट्रका वाले पर कातलाना हमले की प्लानिंग होती है। सही। और बहुत ही अहम जराए का ये कहना है कि जिस जगह पर माजा माली, जहां पर मुबीन भट्ट लोगों को चाय पिलाता था, उसी जगह पर बैठकर इस बात की प्लानिंग की जाती है। अच्छा। कि टीपू ट्रका वाले पर कैसे फायरिंग की जाए। तो ये सब सोचा खालिद चिट्टा ने था, यानी कि उसने कहा था कैसा खालिद चिट्टा ने ये क्यों सोचा, अब पहले ये बात कर लेते हैं कि खालिद चिट्टा, उसके कुछ साथी थे जिनका गोगी भट्ट के भाई ख्वाजा राहील भट्ट से बड़ा अच्छा ताल्लुक था। सही। और ये एक चबुर्जी के इलाके में एक प्रॉपर्टी थी जो डिस्प्यूटेड थी, उसमें इनका कुछ तनाजा हुआ टीपू ट्रका वाला के साथ। टीपू ट्रका वाले के साथ नहीं, उन लोगों के साथ जो वहां पर उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते थे। अच्छा। टीपू ट्रका वाला बाद में आएगा। अच्छा अच्छा। अब वहां पे इन्होंने खालिद चिट्टा ने गोगी भट्ट के एक गनमैन को जख्मी किया। सही। जो अंदर सिर्फ गाड़ी नहीं जाने दे रहा था। तो इस तनाजा पे गोगी भट्ट ने भी कुछ बुरा भला कहा खालिद चिट्टे को, जो वहां से चला गया। लेकिन उसने ये प्लान कर लिया। अब गौर से सुनने वाली बात यह है कि टीपू ट्रका वाला और गोगी भट्ट, तीफी भट्ट के दरमियान एक क्लैश ऑलरेडी चल रहा था। जो बिल्ला ट्रका वाले का कत्ल था, उसमें इल्जाम था कि ये इस पार्टी ने कत्ल करवाया। खालिद चिट्टे ने ये प्लान किया कि अगर मैं टीपू को कत्ल कर देता हूँ तो ये मुकदमा दर्ज होगा गोगी पर और तीफी भट्ट पर। अच्छा। टीपू भी रास्ते से हट जाएगा और ये दोनों भी हट जाएंगे। और मैं और मुबीन भट्ट हम लाहौर के डॉन बन जाएंगे। लाहौर का डॉन बनने के चक्कर में बेशुमार नौजवान कत्ल हो चुके हैं। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूंगा तो मेरा ख्याल है 1 घंटा लग जाएगा। लाहौर का डॉन बनने के चक्कर में आज भी बेशुमार लोग इस तरफ चले हुए हैं, इस रेस में शामिल हैं। अब वो क्या होता है जी कि टीपू ट्रका वाले पर फायरिंग करने का मुकम्मल प्लान कर लिया जाता है। उसको लीड कर रहा होता है जो 4 बंदे वहां पे जाते हैं, शूटर जो जाते हैं, उनको मुबीन भट्ट लीड कर रहा होता है। अच्छा। ये वही बच्चा है जो 6000 रुपए महीने पर कारखाने में जॉब करता था मजबूरी के तहत। अब वो यहाँ पर पहुंच गया है कि वो एक भारी रकम लेता है और टीपू ट्रका वाले को कत्ल करने के लिए वो वहां पे कातलाना हमला करते हैं। 4 शूटर ऐवान अदल में। अच्छा। वहां पर 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं और टीपू ट्रका वाला गोलियां लगने से शदीद जख्मी होता है। सही।
जब टीपू ट्रका वाला म्यो अस्पताल में पहुंचता है तो आज एक डीएसपी हैं अतीक सिंधु, अच्छा उनसे मेरी बात भी हुई अच्छा। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो खुद भी अतीक सिंधु से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे उन्होंने ये बात की थी अच्छा। अतीक सिंधु ने। अब उन्होंने कहा कि मैं टीपू जो जख्मी था उसका बयान लेने के लिए गया सही। कि टीपू किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है। तो टीपू को कोई पता नहीं था कि किसने फायरिंग की है। उसने एसएचओ को ये कहा, अतीक सिंधु को, कि आप ये मुकदमा नामालूम अफराद पर दर्ज करें। अच्छा, उसको भी नहीं पता था कि उसको मेरा नहीं पता था किसके कि खिलाफ, कौन मुझ कर रहा पर है मेरे फायरिंग खिलाफ। किसने की है। सही। ये अतीक सिंधु ने तस्दीक की है कि मैं नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करना चाह रहा था। सही। तहरीर भी लिख ली गई। फिर इसी दौरान एक एसएसपी थे लाहौर, चौधरी शफकात, वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे। वो टीपू को अपना भतीजा कहते थे और उसके चचा बने हुए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने वहां पे जाके तो एसएचओ से ये कहा कि नहीं, ये मुकदमा इस तरह नहीं दर्ज होगा। उन्होंने उसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, आबिद बॉक्सर, शफकत उर्फ बग्गा भट्ट, आमिर बोड़ा, इन सबको नामजद करवा दिया। अच्छा, पूरे ग्रोह का नाम लिख दिया। पूरे ग्रुप एक दो तीन ग्रुप्स को शामिल करके तो वो मुकदमा दर्ज करवा दिया। सही, क्योंकि इनकी पहले से राइवलरी चलती आ रही थी तो इसी वजह से। तो पुलिस ने ये किया, उसमें एसएसपी उन्होंने ये किया कि गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जब तफ्तीश हुई तो उसमें कई लोग बेगुनाह भी हुए। लेकिन जो एसएसपी ने काम किया वो सिर्फ इसलिए किया अपनी तमन अफसानी की खातिर। अच्छा। कि जो लोग इसमें नामजद किए गए हैं उनसे भारी पैसे लिए जाएंगे उनको निकालने के लिए। सही सही सही। अब अब्दुल्ला पाशा से अब शुरू हो जाए जिसने मुबीन भट्ट पे एक झूठा मुकदमा दर्ज किया। अब जो दोबारा फायरिंग होती है उस पे चौधरी शफकात जो एसएसपी हैं वो अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज करवाते हैं। उसके बाद मुबीन भट्ट उसने पूरे पंजाब से भत्ता लेना शुरू कर दिया। अच्छा। और जिसको वो फोन करता था वो उसे पैसे देते थे। नहीं तो मुबीन भट्ट पूरे लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। लेकिन किसी भी जगह पर अब्दुल्ला पाशा से ये इंक्वायरी नहीं की गई कि आपने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया। सब इसी तरफ लगे कि मुबीन भट्ट जो है वो गलत है, उसने जो क्राइम किया उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। हम कभी एक के बाद एक वो चलता गया ना कि पहले उसने फायरिंग की, फिर उसने कत्ल करने शुरू कर दिए, फिर उसने भत्ता लेना शुरू कर दिया, शूटर बन गया। और ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे थे कि शूटर जो होते हैं इनको हायर किया जाता है, प्रॉपर लोग सरप्रस्त बन जाते हैं, तो ये किस तरह से मिलते हैं कि कैसे इनका काम किस तरह से चलता है? जवेरिया, ये जिस तरह मुबीन भट्ट डोरी बनाने वाले कारखाने में काम करता है और वो शूटर बन गया और लाहौर का वो टॉप क्लास शूटर है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक अब नाम नहीं ले सकता, वो एक सीनियर सहाफी हैं, वो उसका कत्ल करने चल पड़ा था। अच्छा। लाहौर जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, लोअर माल, जहाँ पे आजकल डीआईजी ऑपरेशन का दफ्तर है, वहां पर पहले एसपी सिटी का ऑफिस होता था और उसे लाहौर हेडक्वार्टर, सिटी हेडक्वार्टर कहा जाता था। वहां पर मुबीन भट्ट ने एक सीनियर सहाफी को कत्ल करने के लिए प्लान किया। मुबीन भट्ट को पता चल गया कि ये सहाफी एसपी से मिलकर यहाँ से निकल रहा है और उसको ये नहीं पता था कि वो कौन से दरवाजे से निकलेगा। अच्छा। जिस दरवाजे से वो एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पर उसने 2 शूटर भेजे हुए थे कि ये सहाफी यहाँ से निकलेगा, उसको फायरिंग करके कत्ल कर देना है। अब वो सहाफी अचानक जो है वो दूसरे रास्ते से निकला और चला गया। उसकी जिंदगी थी। ये बाद में बात सामने आई कि मुबीन भट्ट जब पकड़ा गया तो दौरान तफ्तीश उसने ये बात इंकशाफ किया कि मैंने उस सहाफी को भी कत्ल करना था लेकिन वो बच गया। अब मुबीन भट्ट पकड़ा कैसे गया? मेरी कहाँ से मुलाकात हुई मुबीन भट्ट से? इससे पहले हम ये एक सवाल में जरूर मुलाकात के से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जब मुबीन भट्ट कहते हैं कि जेल के अंदर रहकर भी वो भत्ता ले लेता था इजीली, और ये भी कहते हैं कि जब उसको पकड़ा नहीं गया था तो उससे पहले उसको खबर हो जाती थी कि जहां मैं हूं यहाँ पे पुलिस आ रही है, तो क्या बाद में जो आप बता रहे हैं क्या पुलिस भी उसके साथ इस तरह के दायरे में मिल गए थे? हर बदमाश के पीछे, हर दुश्मनी के पीछे बहुत से पुलिस अफसरान हैं। आज कुछ ऐसे मुख्तलिफ हालात बने हैं जो लाहौर का इस वक्त सिनेरियो है। सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर या डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, ये वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि अमन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, बल्कि इन्होंने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मीटिंग के दौरान तमाम एसपी, डीएसपी और एसएचओ को ये कहा है
कि अगर कोई पुलिस एहलकार किसी जराइम पेशा की सरपरस्ती करता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, मुबीन भट्ट ने खुद ये बताया कभी अपनी स्टोरी के बारे में, आपकी भी उससे मुलाकात हुई थी, तो अब हम उसी पे जाना चाहेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। जवेरिया, जब उसने टीपू पर फायरिंग की उसके बाद वो पकड़ा नहीं गया। सही। उसने जिस बंदे से पैसे मांगे उसको पैसे दिए गए, और मैं ये भ्रमला कहता हूं कि कई पुलिस अफसरान ने भी सरपरस्ती की उसकी। मुबीन भट्ट को कैसे पता चल जाता था? मुझे ये पता चलता है कि डीएसपी इम्तियाज बल्ली मुबीन भट्ट को मुल्तान से गिरफ्तार करके लाहौर ला रहे हैं। सही। अब मैं उनके साथ राब्ते में आ गया, मैं अपने ऑफिस बैठा था और मैं हर घंटे बाद उनको फोन करता था, कहाँ पहुंचे। मेरे साथ उनका ताल्लुक था। उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं लाहौर शफीकाबाद थाने पहुंच गया हूँ। अच्छा। और हमने मुबीन भट्ट को गिरफ्तार कर ली है। सही। मैं अपने कैमरामैन के साथ शफीकाबाद थाने पहुंच गया और मैंने देखा कि एक नौजवान एक साफ सुथरी शलवार कमीज में और बड़े अच्छे उसके बाल बने हुए हैं, ऊपर उसने वेस्ट कोट भी पहनी हुई है, और वो लग नहीं रहा कि ये गिरफ्तार हुआ है, ये तो कोई रेडीमेड आ गया यहाँ पे। अच्छा। जब मैंने उसको देखा तो मुबीन भट्ट ने, मैंने उसको जाके पूछा कि आप मुबीन भट्ट हो, तो उसने अंदर से शीशे की बोतल मुझे मार दी। अच्छा। उसको पता चला कि ये सहाफी है तो मेरा इंटरव्यू करने आया है, तो उसने हमला कर दिया आप पे? उसने हमला कर दिया। अब जो डीएसपी थे इम्तियाज बल्ली आज भी जिंदा है, वो प्रमोशन भी हुई है उनकी पिछले दिनों में, तो उन्होंने मुझे कहा मैं तेनू क्या सी, ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भल्ली साहब मैं मुबीन भट्ट की बात सुनना चाहता हूँ। अच्छा। तो या तो इसको बाहर निकाल दें या मुझे हवालात के अंदर कर जाने दें। उन्होंने कहा ये तुम्हारा अपना रिस्क होगा, आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। मैंने कहा जी मुझे मंजूर है। अच्छा। मुबीन भट्ट ने एक बात की मेरे साथ कि साफी अपनी मर्जी नाल खबरां ला देंदे ने, साडी कोई गल ही नहीं सुनता। मैं कहा आज मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अच्छा। तो उस डीएसपी ने उस हवालात का दरवाजा खोला और मुझे शफीकाबाद थाने की हवालात में उसके साथ बिठा दिया। सही। मैंने अंदर से लॉक कर लिया। मैं कहा कोई बात नहीं। तो उस वक्त आपको खौफ महसूस नहीं हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे वहां पे गया था, और देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड। एग्जैक्टली। जर्नलिज्म में यही हो रहा है कि हम वन साइडेड जाते हैं, हमें उसकी भी बात सुननी चाहिए। मैंने उसकी सुनी। उसने स्टार्ट ही यहाँ से लिया, ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको बताई कि मुबीन भट्ट क्या करता था बचपन से। उसने अपनी कहानी खुद सुनाई आपको? जो बंदा मुझे इस कहानी सुनाने से पहले शीशे की बोतल मार रहा है, वो मेरे साथ बात करते हुए रो पड़ा हवालात के अंदर। उसने कहा जी मुझे आप बताएं, अगर किसी की माँ बहन को गाली निकाली जाए और सूद के पैसे ना वो दे सके, इसी थाने में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया जाए, तो फिर उसने जब अपनी सारी स्टोरी बताई तो मैंने वो प्रिंट मीडिया में उसको पब्लिश भी किया। अच्छा। एज इट इज। पुलिस अफसरान का मौका भी लिया उसमें, और बहुत से पुलिस अफसरान ने तस्दीक की कि ऐसा ही हुआ है। तो जिन्होंने झूठा मुकदमा किया था उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं। आज तक बेशुमार ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर आ जाए, जैसे मुबैना पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, लेकिन अब पहले जुडिशियल इंक्वायरी भी होती थी, अब उसका पैटर्न चेंज कर लिया गया, तो इससे अग्रेशन बढ़ता है। दुनिया भर में जो इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी है उसमें क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है कि तफ्तीश के जरिए मुल्जमान को सजा दिलवाई जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये किया जाता है अगर कोई ज्यादा पुलिस को तंग कर रही है, चैलेंज बन गया, उसको मार दो, मुबैना मुकाबले में पार कर दो। कहते हैं कि इसकी डेथ, मुबीन भट्ट की जो डेथ है वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हुई थी, जो कि असल में ऐसा नहीं था। क्या था वो? बिल्कुल, मैं वो आपको सारी तफसील बताऊंगा। जब मैंने मुबीन भट्ट से बात कर ली तो फिर उसने कहा जी मैं दिखाऊंगा कि साफी को सच्ची गल भी छाप देने की नहीं। अच्छा। तो मैंने उसको ये कहा कि ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो तुम ये मैसेज दो कि नौजवान जो हैं वो शूटर बन गए। अच्छा, आपने उसको कहा उस ये सारी मेरी और उसकी बात जो है वो डीएसपी बाहर बैठे हैं, अब वो सुन भी रहे हैं। अच्छा। उसके साथ जब मेरी बात हो गई फिर उसने बताया कि मैं खुद पेश हुआ हूँ। अच्छा, मैं खुद? मुबीन भट्ट यहाँ पे वो खुद पेश हुआ था, एक आला अफसर के कहने पे। गिरफ्तारी खुद दी थी कि इसको पुलिस मुकाबले में मारा नहीं जाएगा, जैली पुलिस मुकाबले में। तभी वो इतना तैयार होकर आया हुआ था। वो तैयार होकर आ गया, वो पेश हो गया, उसको जुडिशियल कर दिया गया, उसको पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया। उसकी अपनी बदनसीबी और उसकी जो हट धर्मी और उसके अंदर जो वो एग्रेशन था बदमाशी का, नंबर 1 बनने का, उसने उसको मरने पर मजबूर कर दिया। अब मुबीन भट्ट जेल चला जाता है, लेकिन उसके जो कारिंदे थे
लाहौर में कम से कम 50 से ज्यादा लोग मुबीन भट्ट के लिए एज ए शूटर काम कर रहे थे। मुबीन भट्ट जेल में बैठकर लोगों से भत्ता मांग रहा था। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे कम्युनिकेट कैसे करता था, उसमें भी मुलव्वस होंगे लोग। जेल में बेशुमार लोग मुलव्वस हो जाते हैं। वो आपको मोबाइल फोन दे देते हैं, मंशियात बिकती रही है जेल में। मुबीन भट्ट ने जब भत्ता मांगना शुरू कर दिया तो ये उस वक्त थे सीसीपीओ लाहौर परवेज राठौर। उन तक जब ये बात आई, परवेज राठौर हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं उनके कमरे में बैठा हुआ था सीसीपीओ दफ्तर में। तो उन्होंने ये कहा कि ए ते बड़ी ज्यादती है कि जो जेल के विचों को भत्ता मंगे। उसने एक ताजर को फोन किया, शालमी के ताजर को, उससे उस वक्त उसने 10 लाख रुपए मांगा कि अगर आपने ना दिया तो मेरे बंदे आप पे आके फायरिंग करेंगे, कत्ल कर देंगे। उस बंदे ने थोड़ा सा स्टैंड किया और सीसीपीओ लाहौर को ये बात बताई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं हो सकता। देखें, स्टेट को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट काम करना चाहे, लॉयल्टी से काम करे, तो फिर लॉयल्टी से अगर काम करे तो दुनिया का कोई भी बदमाश जो है वो स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकता। वो उसकी हार होती है। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं तो उनको बीच में ढूंढकर इस तरह से गैंगस्टर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ये है कि जब स्टेट के ही कुछ बंदे, पुलिस के कुछ बंदे साथ मिल जाते हैं, जैसे जो चौधरी शफकात का मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो उसी एसएसपी ने एक अपने शो काज नोटिस के जवाब में ये कहा कि जैसे जैसे पुलिस बढ़ेगी जुराइम भी बढ़ेगा। अभी स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट जारी की चंद माह कबल, जो एक न्यूज पे हमने उसको ब्रेक भी किया। उसमें स्पेशल ब्रांच ने लिखा कि लाहौर में 235 शूटर ऐसे मौजूद हैं जो बासरफराद की सरपरस्ती में। तो अब स्पेशल ब्रांच एक बहुत ऑथेंटिक अदारा है, वो कोई पुलिस चौकी नहीं है, क्रेडिबिलिटी है उनकी, क्रेडिबिलिटी है। तो वो उसमें से 40 शूटर जो हैं वो अभी तक सीआईए ने और बाकी पुलिस ने जो विंग है, जो बाकी उन्होंने पुलिस मुकाबले में उनको मारा है। बाकी अभी भी पकड़े नहीं गए। कि सीसीपीओ परवेज राठौर, उन्होंने ये सोचा कि ये तो अब बड़ी ज्यादती हो गई है कि जेल के अंदर से बैठ के बंदा जो है वो भत्ता मांग रहा है, धमकियां दे रहे हैं लोगों को। अब ये डिसाइड हो गया कि मुबीन भट्ट को जो है वो बाहर निकाला जाएगा और इसको सबक सिखाया जाएगा। सही। उसी दरख्वास्त पे जो वो ताजर से भत्ता मांगा गया, मुबीन भट्ट को रात 12 बजे एक मकसूद बावा सब इंस्पेक्टर है, उसकी सरबराही में एक टीम जाती है कोट लखपत जेल में। उससे 2 दिन पहले मुबीन भट्ट की वालदा उससे मिलने जाती है। तो मुबीन भट्ट उसे कहता है कि मुझे अब पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। उसको पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है, खबरें पहले ही आ रही होती हैं। उसको पहले खबरें जेल में पहुंच गई। अब वो भी किसी पुलिस वाले नहीं पहुंचाई। उसकी वालदा हाईकोर्ट चली जाती है, रिट कर देती है कि मेरे बेटे को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। लेकिन रात 12 बजे मुबीन भट्ट को निकलवाया जाता है। मकसूद बावा और एक इंस्पेक्टर थे उमर फारूक, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो उनकी सरबराही में वहां पर हंगामा हुआ जेल के अंदर। मुबीन भट्ट को ये पता चल गया कि मुझे निकालने लगे और मुझे मार देंगे। जाहिर है, अगर उसको पता था तो उसने नहीं जाना था। वहां उसने हंगामा किया। वहां सुपरिंटेंडेंट कोट लखपत जेल के कमरे के शीशे टूट गए। लेकिन फिर बात वही आ गई कि स्टेट के आगे फिर कोई भी कुछ नहीं होता, जबरदस्ती उसको ले गए। फिर वहां से मुबीन भट्ट को निकाला गया तफ्तीश के जरिए कि इससे तफ्तीश करनी है। तफ्तीश के नाम पर उसको निकाला और जेल के करीब ही, बिल्कुल करीब, रेलवे लाइनों के पास एक मुबैना मुकाबला होता है और वहां पे मुबीन भट्ट को मार दिया जाता है। और जो मुकदमा दर्ज किया प्री प्लान था, सब कुछ प्री प्लान था। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये कहा गया जी कि 4 अफराद मुबीन भट्ट को पुलिस से छुड़वाने के लिए आए और उन्होंने फायरिंग की। पुलिस मौजजाना तौर पर बच गई और मुबीन भट्ट उनकी फायरिंग से जाँ बहक हो गया। ये मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि कहानी कुछ और थी। वो आपको भी पता है, सबको पता है। हमने बरमला कहा है ये कि ये आज तक यही समझ नहीं आई कि पुलिस वाले जो रात 12 बजे किसी को निकलवाते हैं कि इससे तफ्तीश करनी है, तो अगर हम 3-4 साल की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे पुलिस मुकाबले हो चुके हैं जिनमें लोगों को मार दिया जाता है। आला अफसर ने आज तक ये नहीं कहा कि आपने अगर तफ्तीश करनी भी है तो रात 12 बजे क्यों निकलवा रहे हैं, दिन के टाइम में करें। और फिर ये कोई बताए। मैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ये सवाल करता हूं कि क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब पुलिस वाले ये FIR दर्ज करते हैं कि हम इस बंदे को निकाल कर वहां ले जा रहे थे,
तो 4 अफराद आए और फायरिंग की और हम बच गए और वो मारा गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो आती हैं उनको कौन बताता है क्या आपने उसी को फायर करना है? कि आप इस बंदे को निकलवा के कहाँ जा रहे हैं, इस हम्म। बात का भी जवाब दे दें, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, एक जो सवाल लास्ट मेरे जहन में अटका हुआ था वो ये कि आपने उस मुबीन भट्ट का एक इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने उसको पब्लिश किया, तो उसकी डेथ से पहले ही सारा कुछ हो चुका था, लेकिन आपने जब वो पब्लिश किया इंटरव्यू तो उस पर अवाम की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई मीडिया की तरफ से, क्योंकि उस हाई प्रोफाइल केस था वो उस वक्त, वो इन चीज़ों का क्या रिएक्शन था, डिफरेंट फोर्सेस का क्या रिएक्शन था उस वक्त? बड़ी ही खूबसूरत बात की आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, आज अगर हम सच बोलने जाते हैं ना, तो लोग अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो हम सच सुनना चाह रहे हैं आप वही कहें। जब मैं मुबीन भट्ट की असली बात सुन के, तो मैंने उसकी बात जो है पब्लिश की, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी ये मुबीन भट्ट से मिल गए। अच्छा, क्योंकि वो सिस्टम की वजह से, वो सिस्टम की वजह से। तो हमारे यहाँ पे ये बड़ी बदनसीबी है कि हम सच को सच कहने में, सच जो है ना वो कहना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमें कहना चाहिए। और कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग इस तरह देना चाहिए कि इस तरह के जो झूठे मुकदमात हैं वो ना दर्ज हों, ताकि आइंदा भी फ्यूचर में कोई मुबीन भट्ट ना बने। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हमने एक हाई प्रोफाइल केस के बारे में आपसे पूछा और इतने इतने इसमें एस्पेक्ट्स थे, उसका इमोशनल एस्पेक्ट्स, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो कि शायद हमें इससे पहले नहीं पता थे, और बहुत सी हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमारे इदारे, हमारा सिस्टम एक बेहतर तरीके से चलेगा, हर इंसान एक लॉयल्टी के साथ अपना काम करेगा, तो शायद बहुत से जो अब के नौजवान हैं वो मुबीन भट्ट ना बने, मुबीन भट्ट बनने से रुक जाएं, या उनको भी ये सोचना चाहिए कि जी जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शंस हैं, पैसा है, चीज़ें हैं, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आपके इमेज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, और आई एम श्योर बहुत आपने इस पॉडकास्ट को पसंद किया होगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।